नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ और इसमें हमारा 4th चैप्टर श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, जिसमें हम श्वसन तंत्र की संरचना पढ़ रहे हैं। संरचना में हमने नासिका गुहा, ग्रसनी और कंठ के बारे में पिछली बार आपको पढ़ा दिया है और आज का जो टॉपिक है वो है श्वासनाल यानी ट्रैकिया। श्वासनाल और श्वास नलिकाएं यानी ब्रोंकी, ये सब जो चीज़ें हैं वो फुफ्फुस तक जाती है। तो पहला है श्वासनाल। श्वासनाल जो है इस जगह है कंठ के नीचे। श्वासनाल कंठ के नीचे से आरंभ होता है और गर्दन के सामने से होता हुआ वक्ष में चला जाता है। श्वासनाल कंठ के नीचे से गर्दन के सामने से वक्ष में जाता है और वक्ष में जो 5वीं वक्ष कशेरुका होती है। कशेरुकाएं हमने पढ़ी थी, 5 तरह की कशेरुकाएं थी। ग्रीवा कशेरुका, वक्ष कशेरुका, कटी कशेरुका, त्रिकास्थी और अनुत्रिक, 5 तरह की पढ़ी थी। तो ग्रीवा कशेरुका नहीं है, ग्रीवा गर्दन के यहाँ होती है, उसके नीचे जो है वो वक्ष वाला पार्ट है। फिर कटी यानी कमर वाला भाग आ जाता है। तो गर्दन के सामने से जब वक्ष में जाती है तो 5वें वक्ष कशेरुका की रेखा में, जब 5वां वक्ष कशेरुका आ रहा है उस जगह, उसकी रेखा में वो दाहिनी और बाईं श्वास नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, बंट जाती है। श्वासनाल जो है वो कंठ के नीचे से शुरू हो रही है, गर्दन के सामने से वक्ष तक जाती है और वक्ष में भी 5वें वक्ष कशेरुका तक जाएगी और 5वें वक्ष कशेरुका तक जाने के बाद में 2 भागों में यानी दाहिनी और बाईं श्वास नलिकाओं में ये परिवर्तित हो जाती है। श्वासनाल की जो लंबाई है वो करीब 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वासनाल का जो ऊपरी वाला भाग है उसमें थायराइड ग्रंथि के कुछ पार्ट्स जो हैं वो क्रॉस होते हैं और जो निचला वाला पार्ट होता है वहाँ तक महाधमनी का आर्च यानी एओर्टा, जो हमने महाधमनी जो सबसे शुद्ध रक्त पूरे शरीर में ले जाने वाली सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो श्वास नलिका का जो श्वासनाल का जो ऊपरी वाला भाग है वहाँ थायराइड ग्रंथि का एक पार्ट आता है और निचला वाला पार्ट है वहाँ महाधमनी का आर्च वाला पार्ट आ जाता है। श्वासनाल के पीछे आहार नलिका होती है और उसके पीछे वक्ष कशेरुकाएं होती है। सबसे पीछे वक्ष कशेरुकाएं, बीच में फूड पाइप यानी इसोफेगस यानी आहार नलिका और सबसे आगे श्वासनाल होता है। श्वासनाल के बाद में जब श्वास नलिकाएं बन जाती हैं तो फिर दोनों तरफ 2 फुफ्फुस यहाँ पाए जाते हैं। श्वासनाल की जो दीवारें होती हैं, जो चारों तरफ की जो ये इसकी दीवार होती है वो तंतुमय ऊतक यानी फाइब्रस टिश्यू और अनैच्छिक पेशी यानी इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी हुई होती है। जो श्वासनाल की दीवारें हैं वो तंतुमय ऊतक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फैलना, और इनवॉलेंट्री मसल्स यानी अनैच्छिक पेशी, अगर आप चाहोगे कि भाई रुक जाओ थोड़ी सी देर आप फैलना से कूदना तो वो नहीं रुकेगा। तो श्वासनाल की दीवार इनवॉलेंट्री मसल्स यानी अनैच्छिक पेशियां और तंतुमय ऊतक यानी फाइब्रस टिश्यूज की बनी हुई होती है। लेकिन इसमें कुछ पार्ट जो है पीछे वाला वो अपूर्ण रहता है, मतलब हाइलीन उपास्थि से बाकी भाग बना हुआ है। हमने उपास्थियाँ पढ़ी थी तब शुभ्र उपास्थि, लचीली, शुभ्र मतलब हाइलीन उपास्थि, लचीली यानी इलास्टिक और फाइब्रो यानी तंतुमय उपास्थि। तो हाइलीन उपास्थि जो है वो इसका पीछे वाला भाग बनाती है और हाइलीन उपास्थि जब पीछे वाला भाग जो बना रही है वो थोड़ा सा अपूर्ण रहता है क्योंकि वहाँ
फूड पाइप, मतलब आगे श्वासनाल है, पीछे भोजन नलिका और उसके पीछे वक्ष कशेरुका। तो जहाँ फूड पाइप वाला यानी इसोफेगस वाला पार्ट आता है वहाँ हाइलिन उपास्थि जो है वो थोड़ी सी उस पार्ट में होती ही नहीं है, अपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं जब उसका कौर निगला जाता है, अभी मैंने कहा था कि जब कंठ पढ़ाया था तो खाना जब खाते हैं, जब यूं करेंगे निगलने के लिए तो कंठ ऊपर और आगे की तरफ आता है। जब ऊपर और आगे की तरफ आएगा तो एपिग्लॉटिस की जो पत्ती है वो उसको बंद कर देती है, श्वास नलिका को, और खाना भोजन नलिका में जाता है। तो ये जो कौर है जब भोजन नलिका में जाएगा तो वहाँ आहार की जो फूड पाइप है वो फैलने और सिकुड़ने वाली स्थिति रखता है। फैलना और सिकुड़ना आराम से होता है उसका, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है वो अपूर्ण है, मतलब वहाँ थोड़ी सी जगह है, इसलिए वो फैल और सिकुड़ जाता है, क्योंकि जो आगे का वायु मार्ग है वहाँ उपास्थि नहीं होती है। इसलिए जो श्वासनाल है वो अपना पूरा कार्य बढ़िया तरीके से कर लेता है। श्वासनाल में कुछ पिटक कोशिकाएं यानी गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं, और जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, पिटक कोशिकाएं, वो श्लेष्मा स्रावित करती हैं। उपास्थि का जो श्वासनाल का अंदर वाला पार्ट है वो रोम युक्त उपकला ऊतक से बना हुआ होता है। तो अंदर कोई भी चीज़ जो है जाती है तो गंदगी श्लेष्मा के साथ, जो पिटक कोशिकाएं अभी मैंने बताई, वो गंदगी श्लेष्मा के साथ इकट्ठी होकर वापस कंठ तक आ जाती है और कंठ के द्वारा, मुंह के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। उसके बाद में श्वासनाल के बाद में एक और पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, ब्रोंकी यानी श्वास नलिकाएं। ब्रोंकी यानी श्वास नलिकाएं ये भी फुफ्फुस तक पहुंचती है। श्वास नलिकाएं जो हैं वो दो होती हैं और वो श्वासनाल के एंड वाले पार्ट से, श्वासनाल जहाँ ख़त्म हो रहा है उसका एंड यानी आखिरी वाला पार्ट है, वहाँ से दो भागों में परिवर्तित होती है, और दो भाग में परिवर्तित होकर ये दाईं और बाईं श्वास नलिकाएं इनका नाम हो जाता है। लेकिन जो बाईं वाली होती है, जो लेफ्ट साइड वाली होती है, बाईं श्वास नलिका थोड़ी पतली, थोड़ी लंबी और ज़्यादा आड़ी होती है दाईं वाली से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट यानी हमारा हृदय अवस्थित रहता है, इसलिए पतली और अधिक आड़ी होती है श्वास नलिका। फिर श्वास नलिका जब अंदर चली गई फुफ्फुस के अंदर, तो उसके अंदर और छोटे छोटे खंड, जैसे एक पेड़ होता है और मान लो ये एक पेड़ है, ये यहाँ तक आ गया। अब जो पेड़ की जो शाखाएं हैं वो ऐसे ये 2-3 बन गई, और उसके बाद में ये वापस से शाखाएं बनेंगी, उसके बाद में ये वापस से शाखाएं बनेंगी। तो यहाँ आने के बाद में ये वापस से 2 में परिवर्तित हुई, फिर ये इस तरह से, इधर इस तरह से। तो अंदर ये है ब्रोंकी यानी श्वास नलिकाएं। अब छोटे छोटे खंड बन जाते हैं, ब्रोंको पल्मोनरी खंड। छोटे छोटे जो खंड बनते हैं उनमें पहुंचाने के लिए, मतलब फुफ्फुस का जो पदार्थ पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नलिकाएं, बहुत ही पतली श्वास नलिकाएं होती हैं और वो वहां तक चली जाती हैं। इसके बाद हम जो इसका मेन पार्ट है श्वसन तंत्र का, फुफ्फुस यानी लंग्स या फेफड़े, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।